दीवाना हुआ बादल। साल 1926 में लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने साल 1952 में आसमां फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनको राष्ट्रीय पहचान मिली थी गुरुदत्त की फिल्में आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और नहीं देखा हो तुम। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले और इस समय दुबई में रह रहे सिराज खां बताते हैं कि गीता दत्त ने ओपी नैयर से ये कहते हुए अपने मंगेतर गुरुदत्त से सिफारिश की थी कि ये संगीतकार एक दिन बहुत ही ऊपर जाएगा। इसके बाद की घटनाएं इतिहास हैं। गुरुदत्त अक्सर अपनी निजी बातें भी मुझसे साझा किया करते थे। उनकी पत्नी गीता दत्त और उनकी प्रेमिका वहीदा रहमान दोनों ने ही उन्हें आखिर में छोड़ दिया था और वो अपने आखिरी दिनों में काफी परेशान थे। उनकी मौत पर अपने स्वभाव के अनुसार ओपी नैयर ने गीता दत्त और वहीदा रहमान को उनके शव के सामने ही खरी खोटी सुना दी थी। ओपी नैयर से जब भी मेरी बात होती थी तो गुरुदत्त का जिक्र हर थोड़ी देर बाद हो ही जाया करता था। 50 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो ने उनके कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी नजर में वो कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए थे। सिराज खां बताते हैं, सीआईडी फिल्म में उन्होंने एक गाना बनाया था। इसमें एक शब्द था फीफी, जिसे एआईआर वालों ने समझा था कि इसका कोई डबल मीनिंग है, इसलिए इसे मेरे दिल में फीफी जमाना है बुरा। लेकिन ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और इसे सालों पहले प्रदर्शित फिल्म बॉम्बे वेलवेट में दोबारा इस्तेमाल किया। आशा भोसले को आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे ओपी नैयर। उन्होंने आशा की आवाज के मल्टी टैलेंट और रेंज का पूरा फायदा उठाया। उनके रूमानी संबंधों ने भी उनके गानों में एक खास किस्म की चिंगारी भर दी थी। सिराज खां कहते हैं कि मेरा ख्याल है इस तरह का रिश्ता बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी नहीं हुआ है। उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप रोमांस में बदल गई और 1958 से लेकर साल 1972 तक यानी 14 सालों तक उनका साथ रहा। ये बहुत गहन साथ था। आप सोचिए कि एक शादीशुदा शख्स जिसके 4 बच्चे हैं, वो एक तलाकशुदा महिला के साथ खुलेआम बंबई में घुमा करते थे। ओपी नैयर साहब ने एक पत्रकार से कहा था कि ये तो सुना था कि लव इज ब्लाइंड, लेकिन मेरे मामले में लव ब्लाइंड के अलावा डीफ यानी कि बहरा भी था, क्योंकि आशा की आवाज के अलावा मैं और कोई आवाज सुन भी नहीं पाता था। इसी वजह से उन्होंने शमशाद बेगम और गीता दत्त से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी कि ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति आसक्ति इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता कर दी कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। ये वही गीता दत्त थी जिन्होंने ओपी नैयर की पहल गुरुदत्त से सिफारिश की थी और ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। एक जमाने में ओपी नैयर की कैंडल कार में घूमने वाली आशा भोसले ने साल 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया था। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, जिसे 1973 का फिल्म पुरस्कार मिला था। आशा भोसले उस समारोह में उस वक्त नहीं गई। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली थी और घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। सिराज खां याद करते हैं कि नैयर साहब अपनी कार से वापस लौट रहे थे। उनकी कार में गीतकार एसएच बिहारी बैठे हुए थे। सड़क पर उस समय सन्नाटा था।
अचानक नैयर साहब ने कार का शीशा नीचे किया और वो ट्रॉफी फेंक दी, जो एक खंबे से टकराई। आखिरी आवाज जो उन्होंने सुनी थी, जैसे कोई चीज चूर चूर हो जाती है। उन्होंने बगल में बैठे हुए एसएच बिहारी साहब से कहा कि ये जो आपने ट्रॉफी टूटने की आवाज सुनी, इसके साथ ही आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर। ओपी नैयर ने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर से कोई गाना नहीं गवाया। ओपी नैयर का कहना था कि जो आवाज और आवाज का जो कैरेक्टर उन्हें चाहिए था वो लता में नहीं था। उनकी आवाज मेरे संगीत को सूट नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे कभी नहीं गवाया। मामला इतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। एक बार स्क्रीन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने ये बताया था कि वो ओपी नैयर के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगी, और इसके जवाब में ओपी नैयर ने कहा था कि लता जी, मैंने आपसे गाने हमने लाख हंसी देखे हैं। एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने नैयर को 1 लाख रुपए का लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला किया था। जब राज्य सरकार का एक अधिकारी इस संबंध में उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसके मुंह पर ही कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार लेने के बारे में दूर, वो उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये पुरस्कार अगर गीता दत्त के नाम पर होता तो उन्हें इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती। 60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई थी और कुछ समय के लिए उन्होंने मोहम्मद रफी से कोई गाना नहीं गवाया था। सिराज खान बताते हैं, रफी साहब और नैयर साहब दोनों वक्त के पाबंद थे। आप खुद कल्पना कीजिए कि 70 वादक मोहम्मद रफी का इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में सेल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। रफी साहब 1 घंटे के बाद वहां आए। सॉरी, एक रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी खिंच गई, इसी वजह से देर हो गई। नैयर साहब ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वादकों से कहा शुरू करो। एक वादक ने बातों ही बातों में रफी साहब से पूछा कि कहाँ देर हो गई थी। रफी साहब भोले तो थे ही। उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। शंकर जयकिशन का नाम सुनना था कि नैयर साहब ने कहा अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रफी साहब, आप अपने घर जाइए। म्यूजिशियंस, आप भी अपने घर जाइए। मैं भी घर जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। और इसके बाद वो गाना उन्होंने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया और कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की बातचीत भी बंद रही। ओपी नैयर के बारे में एक कहानी और भी मशहूर थी कि मधुबाला अपने प्रोड्यूसर्स से कहा करती थी कि अगर वो ओपी नैयर को बतौर संगीतकार लेंगे तो वो अपनी फीस में डिस्काउंट कर देंगी। इस घोषणा के बाद दोनों ने 6 फिल्में एक साथ की थी। ओपी नैयर पहले संगीतकार थे जिन्हें एक फिल्म का संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए मिला करते थे, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी। 1994 में अचानक ओपी नैयर ने अपना घर छोड़ दिया और वो ठाणे के नखवा परिवार के साथ रहने लगे। असल में ओपी नैयर ने नहीं बल्कि उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। उनकी जगह कोई भी होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपकी पत्नी जो आपके लिए पूरी तरह से वफादार हो, आपके उससे 4 बच्चे हो चुके हों और आप खुलेआम उसी शहर में रह रहे हो। आशा भोसले के साथ आपका इश्क चल रहा है, एक नहीं पूरे 14 सालों तक। उनकी पत्नी और बच्चों को ये खबरें इधर उधर से मिला करती थी, इसलिए उनमें कटुता बढ़ती चली गई। आखिर में उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। उन्होंने 94 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार सब कुछ छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। परिवार के सामने उनकी स्थिति भी विचित्र सी हो गई थी। उनको लगा कि मैं अपने परिवार को किस तरह से मुंह दिखाऊं। मैंने उस औरत के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। आशा भोसले ने भी उनको छोड़ दिया था। उनको लगा कि न मैं इधर का रहा न उधर का रहा। नखवा परिवार के साथ ओपी नैयर के रहने की कहानी एक एसटीडी टेलीफोन बूथ से शुरू हुई थी। उस बूथ को चलाया करती थी रानी नखवा। रानी बताती हैं कि ओपी नैयर हमारे बूथ पर टेलीफोन करने आया करते थे। उस समय मैं उनको पहचानती नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यहाँ आसपास मेरे लिए पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने का इंतजाम हो सकता है। मैंने तुरंत कहा, आप हमारे यहाँ क्यों रहेंगे।
उस समय हम एक बेडरूम में घर में रह रहे थे। हमने वो कमरा उनको दे दिया और हम उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे। वो मुझे राजू बुलाते थे क्योंकि उनको मेरा नाम रानी पसंद नहीं था। नैयर रानी के घर पर 12 सालों तक रहे। वो घर के काम में हाथ बटाते, यहाँ तक कि रसोई घर में जाकर सब्जी भी काटा करते थे। रानी याद करती हैं कि वो बहुत स्टाइलिश व्यक्ति थे। उनके कुर्ते हमेशा कलफ लगे हुए होते थे। उनकी लुंगी हमेशा सिल्क की होती थी, जिसे वो कला निकेतन से खरीदते थे। सफेद रंग उनका सबसे प्रिय रंग था। कभी कभी वो अपने कमरे में हारमोनियम बजाया करते थे। उस दौरान उन्होंने फिल्म जगत से अपने आप को पूरी तरह से काट लिया था। सिर्फ सुरैया और शमशाद बेगम आखिरी तक उनके साथ संपर्क में थी। ओपी नैयर ने जहां प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ, वहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर गुमनामी की गहराई में भी डूबते चले गए। उन पर एक विद्रोही और अपरंपरागत संगीतकार होने का तमगा भी लगा। 28 जनवरी 2007 को 81 वर्ष की उम्र में ओपी नैयर ने अंतिम सांस ली। खैर, वो तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका संगीत कभी नहीं मर सकता क्योंकि वो कालजयी हैं। उनका एक गीत याद आता है, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए।